नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर। आप देख रहे हैं अलर्ट राजस्थान न्यूज का खास कार्यक्रम कानून एक नजर में आवाज हक की। और हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट नरेंद्र जोशी जी। नरेंद्र जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। तो सर, हम कानून की बात करेंगे और हम सबसे पहले आपसे सवाल पूछते हैं कि जीरो एफआईआर क्या है। सर, जीरो एफआईआर की बात करें तो कभी कभी ऐसी परिस्थितियां और हालात उत्पन्न हो जाते हैं कि व्यक्ति संबंधित पुलिस स्टेशन जाकर जहां की उस जुडिक्शन में उसको एफआईआर दर्ज करवानी है वहां वो नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति जहां मौजूद है वह उसी पुलिस स्टेशन के अंदर एफआईआर दर्ज करा सकता है और वो एफआईआर पुलिस द्वारा दर्ज करके संबंधित पुलिस स्टेशन को भेज दी जाती है। ऐसी एफआईआर को सर जीरो एफआईआर कहा जाता है। सर, एक सवाल एक और था, एफआईआर कौन करवा सकता है सर? देखिए, एफआईआर में जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध कारित होता है तो सर्वप्रथम ये माना जाता है कि वो पीड़ित व्यक्ति खुद जाकर एफआईआर दर्ज कराए। लेकिन कभी कभी पीड़ित व्यक्ति का कोई साथी, मित्र, रिश्तेदार, उसके अलावा कोई ऐसा अननोन व्यक्ति भी है जो कि उस घटना की जानकारी रखता है, वह जाकर भी एफआईआर दर्ज करा सकता है। या आवश्यक नहीं है कि हर बार एफआईआर कराने के लिए पीड़ित को ही पुलिस थाने जाना पड़े। तो सर, मैं आपसे एक और पूछ रहा था, अनुपम पुलिस द्वारा सभी रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं दर्ज कर पाती है? सर ये बहुत ये ही दर्शक पूछना चाह रहे हैं सर हमारा आपसे। सर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किया, क्योंकि आए दिन लोगों की शिकायत होती है कि हम पुलिस थाने गए और पुलिस द्वारा हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की जी गई। जी हम इस मामले में अक्सर पुलिस पर सवाल उठाते हैं कि जी। पुलिस को तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। पुलिस एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करती है? तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि जितनी भी एफआईआर दर्ज होती है उनका एक ब्यौरा, एक रिकॉर्ड बनता है। यानी कि किसी पुलिस स्टेशन के अंदर एक महीने के अंदर कितनी एफआईआर हुई, यानी जितनी ज़्यादा एफआईआर हुई यानी कि उस थाना क्षेत्र के अंदर उतने अपराध ज़्यादा कारित हो रहे हैं। एक तो ये एनसीआरबी के रिकॉर्ड में आता है। दूसरी बात ये होती है कि सर आज पुलिस के पास संसाधनों का अभाव है। अगर वो हर मामले की रिपोर्ट को लेकर, चाहे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस हो चाहे वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, हर मामले में यदि एफआईआर दर्ज करना शुरू कर दे जी। तो एफआईआर दर्ज करने के बाद उनको उस पर इन्वेस्टिगेट करना है, उनको आगे का प्रोसेस करना है और उतने संसाधनों की इनके पास कमी होती है। यही कारण है कई बार पुलिस थानों द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। सर, कई बार ऐसे होते हैं, पीड़ित बार बार पुलिस के चक्कर काटते हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए, पुलिस उनकी एफआईआर दर्ज नहीं कर पाती है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए सर? सर एफआईआर दर्ज करने के लिए क्या होता है कि कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दो तरह के ऑफेंस होते हैं। कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस डायरेक्टली एफआईआर दर्ज करके जो एक्यूज्ड है उनको गिरफ्तार कर सकती है, अनुसंधान जारी कर सकती है। लेकिन कई बार जब पुलिस जो थाना प्रभारी है, थाना प्रभारी को रिपोर्ट देने के बाद भी जी। एफआईआर दर्ज नहीं जी सर। होती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति सीनियर अधिकारी से मिल सकता है और सीनियर अधिकारी से मिलकर एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध कर सकता है। यदि सीनियर अधिकारी द्वारा भी, यानी कि जिले के पुलिस अधीक्षक वगैरह, उनके पास जाने पर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो वह कोर्ट के माध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत परिवाद दाखिल करके एफआईआर दर्ज करवा सकता है। तो सर, एक बात और थी आपसे, एफआईआर दर्ज होने के पश्चात पीड़ित व्यक्ति को क्या अधिकार है और महिला को क्या विशेष अधिकार है इसमें? सर एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रत्येक व्यक्ति को जिसने एफआईआर दर्ज कराई है वह निशुल्क एफआईआर की कॉपी लेने का अधिकार रखता है। दूसरी बात, एफआईआर के बाद एक व्यक्ति का फंडामेंटल राइट, एक मौलिक अधिकार है कि उसकी एफआईआर में फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, उसके हक जो प्रभावित हुए हैं उसके बारे में अनुसंधान करते हुए पुलिस दोषियों को दंडित करे और वह अपने बयान वगैरह, पुलिस उनके बयान वगैरह लेगी। और जहाँ तक महिलाओं का मैटर है या फिर मैं ये कह दूं कि बुजुर्ग लोगों का मैटर है, अगर वह पुलिस थाने में जाने में अक्षम है तो उस स्थिति में पुलिस अनुसंधान अधिकारी उनकी तय की गई जगह, उनकी पसंदीदा स्थान पर जाकर उनके बयान दर्ज कर सकती है। उनको थाने बुलाना आवश्यक हो तो ही थाने बुलाया जा सकता है। ये विशेष अधिकार है। सर, एक बात और थी कि पुलिस दर्ज एफआईआर के मामले को झूठा मानकर एफआईआर दे देती है, उस अवस्था में क्या करना चाहिए अपन को? अक्सर हम ये देखते हैं कि पुलिस किसी पद या प्रभाव में आकर जी सर। अक्सर केस में सही अनुसंधान नहीं करती है और केस को या तो सिविल नेचर का बता के या झूठा बता के वह कोर्ट पे एफआईआर, जिसे क्लोजर रिपोर्ट कहते हैं, कि उक्त मामले में मामला झूठा पाया गया या फिर सिविल नेचर का पाया गया तो इसमें पुलिस कार्रवाई आवश्यक नहीं है, यूँ करके वो क्लोजर रिपोर्ट पेश कर देती है। जब किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसकी एफआईआर में अनुसंधान प्रॉपर हुआ ही नहीं या किन आधारों पर अनुसंधान नहीं हुआ, उस आधारों पर न्यायालय के अंदर
प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर उसको चैलेंज किया जा सकता है, उसकी री इन्वेस्टिगेशन कराई जा सकती है, और यह अधिकार न्यायालय के पास है। और वहां पर प्रत्येक पीड़ित को अधिकार है कि वो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल करके अपने अधिकार और हक के लिए किन किन बिंदुओं पर अधूरा रहा है उसके आधार पर वो अनुसंधान पुनः करवा सकता है। सर एक बात ये थी, काफ़ी पीड़ित ऐसे होते हैं जिनके साथ काफ़ी हादसे हो चुके होते हैं, तो कभी वो पुलिस जाते हैं उनका मामला दर्ज करवाने के लिए, पुलिस उनका मामला दर्ज नहीं करती है, वो पक्ष का उनका सुनती है और विपक्ष का नहीं सुन पाती है। तो ये सर इसके मामले में जो पीड़ित होते हैं उनको क्या करना चाहिए कि वो पुलिस के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं या फिर क्या करना चाहिए सर इसमें? सर ऐसा है, अभी आपके प्रश्न को जिस तरीके से मैं समझ पा रहा हूँ, आपका कहने का तात्पर्य शायद ये है कि यदि पुलिस एफआईआर दर्ज होने के बाद प्रॉपर अनुसंधान नहीं करे जी जी और कुल मिला के पद या प्रभाव में कोई गलत कार्रवाई करती है, तो ऐसी अवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है जी कि वह उस एफआईआर के संदर्भ में हो रही कानूनी कार्रवाई का विश्लेषण कराने के लिए या उसमें अच्छा अनुसंधान कराने के लिए, अनुसंधान अधिकारी बदलवाने के लिए वह पुलिस के उच्च अधिकारियों से निवेदन कर सकता है। और एक चीज और है कि चूंकि आरटीआई एक्ट हो या किसी भी मामले के अंदर जब पुलिस अनुसंधान कर रही होती है, तो उसने क्या अनुसंधान किया, किस तरह से अनुसंधान किया, वह तो किसी सर ये पूरा हक होता है एक पीड़ित का उसका पूछने का क्या मेरे अनुसंधान किया? नहीं, तो वह जब जानकारी पूछेंगे तो उस आम व्यक्ति को, यहाँ तक कि एडवोकेट्स को भी इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है कि हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ऐसे मामले के अंदर दंड प्रक्रिया संहिता में दिए गए प्रावधानों के तहत व्यक्ति न्यायालय के अंदर एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कि मेरे प्रकरण में आप द्वारा क्या कार्रवाई की गई उसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की जा सकती है। साथ ही यदि पुलिस सही अनुसंधान नहीं कर रही है, इस मामले में हाईकोर्ट में आर्टिकल 226 के अंदर वह फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए भी रिट याचिका पेश कर सकता है। एक दूसरी बात यह है, सुप्रीम कोर्ट की एक नज़ीर है साकिरी वासु बनाम स्टेट ऑफ यूपी, उसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट या संबंधित मजिस्ट्रेट को ये पावर दिया हुआ है कि वह उस प्रकरण को अपने सुपरविजन के अंदर अनुसंधान करा सकता है। तो न्यायालय के अंदर प्रगति रिपोर्ट की और सुपरविजन की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अंतर्गत सुपरविजन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है कि आप किन बिंदुओं के आधारों पर और किस तरह से अनुसंधान कराना चाहते हो जो मजिस्ट्रेट की नज़र में होगा। सर पुलिस अगर आरोपी को गिरफ्तार कर लेती है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने कितने घंटे में पेश करना चाहिए? देखिए सर, सामान्यतः ये एक बात है कि जब भी किसी आरोपी व्यक्ति को पुलिस जब गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तारी के समय अरेस्ट मेमो बनाया जाता है। अरेस्ट मेमो पे जो समय है उसके 24 घंटे के भीतर उसे मेडिकल करा के संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य होता है। यहाँ यह बात अलग है कि व्यक्ति की जहाँ से गिरफ्तारी हुई वहाँ से जो उस जगह तक आने में जो समय लग रहा है, अगर वो 200-300 किलोमीटर का सफ़र है, अगर उसमें 2-5 घंटे सफ़र में एक्स्ट्रा लग रहे हैं तो वो समय की जो अवधि है वह इसमें काउंट नहीं होगी। अच्छा सर, मैं ये कह रहा था अक्सर फिल्मों में देखते हैं, अच्छा सीधा पुलिस आता है अंडर अरेस्ट एकदम पकड़ लेते, क्या ये काल्पनिक है या फिर सही है ये सर? देखिए सर, एक्चुअली ऐसा होता है कि भारतीय संविधान में खुला प्रावधान है कि ऐसे जो भी मामले हैं जिसमें 7 वर्ष तक या उसके अंदर की सजा का प्रावधान है, जी ऐसे मामलों में पुलिस किसी भी व्यक्ति को सीधा गिरफ्तार नहीं कर सकती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41A के अनुसार उनको आरोपी को एक नोटिस देना होता है और एक निश्चित समय पीरियड के अंदर आप अपने इस मामले में क्या कहना चाहते हो उनका भी स्पष्टीकरण ले, और उसके बाद यदि आरोप प्रमाणित होता है तो ऐसी अवस्था में गिरफ्तारी की जा सकती है। और यहाँ पर जब हम फिल्मों में देखते हैं कि व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए हथकड़ी उठा ली जाती है तो मैं आपको एक बात कहूँगा सर, केवल हार्डकोर अपराधी के अलावा किसी भी आरोपी अभियुक्त को हथकड़ी नहीं लगाई जा सकती है, और हथकड़ी लगाने के लिए पर्टिकुलर न्यायालय के परमिशन की आवश्यकता होती है। तो सर ये सवाल था कि अलर्ट राजस्थान न्यूज़ के काफ़ी दर्शक हैं, वो आपको देख रहे हैं और वो आपसे किसी भी कानून के लेके या किसी भी बात को लेके आपसे कुछ पूछना चाहते हो, क्या आप उनका हेल्प करेंगे या फिर कुछ करें? जरूर, अलर्ट राजस्थान के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रत्येक व्यूअर जो कि इनका सब्सक्राइबर है, इनका व्यूअर है, यदि उनके मन में कानून से संबंधित कोई भी सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर
संपूर्ण बात जो आपके सवाल है उसकी पूरी डिटेल नोट कर लीजिए। पूरी डिटेल आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करने के बाद आपकी टीम द्वारा जब मुझसे संपर्क किया जाएगा उससे संबंधित जवाब मैं पूरी तरीके से देने की कोशिश करूंगा और उनका रिप्लाई आप कमेंट रिप्लाई में जरूर दे सकते हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? अलर्ट राजस्थान की एक नई पहल कि आपके द्वारा मुझे पहले ही ये कहा गया था कि सर भारतीय संविधान जो है वह उर्दू के जटिल शब्दों में उलझा हुआ है, अंग्रेजी के बड़े बड़े चैप्टर्स में उलझा हुआ है, सेक्शन सब सेक्शन के अंदर उलझा हुआ है। तो आप ये कोशिश करें हमारे चैनल पर आकर कि एक व्यक्ति को जो हमारा व्यूअर है, हमारे दर्शक है, हमारे सब्सक्राइबर है, वह हमारे द्वारा किए गए प्रोग्राम को एक साधारण और सरल शब्दों में समझ पाए। यही कारण है कि हमने एक सामान्य हिंदी भाषा के अंदर आपको यह प्रेजेंटेशन दिया, इनके सवालों के जवाब दिए। आप बने रहे इस चैनल पर क्योंकि इनके द्वारा ये बताया गया है कि इसी तरह के एपिसोड इनके द्वारा भविष्य में भी लाए जाते रहेंगे, जो एक सराहनीय प्रयास है व्यक्ति को जगाने के लिए, कानूनी ज्ञान के लिए, जो हर उस व्यक्ति को होनी चाहिए जो भारत देश का नागरिक है। तो ये था हमारा खास कार्यक्रम कानून एक नज़र की आवाज़ हक की। तो ऐसे बने रहिए अलर्ट राजस्थान न्यूज़ के साथ। नमस्कार।